आज ये सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे जो कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनली मनाया जाता है, मगर इस साल कोविड-19 के कारण हम लोग इसको पहली तरह नहीं मना सकते। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें ये एडवाइजरी है, इस साल का इंटरनेशनल योगा डे जो है वो योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली के थीम से सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके लिए हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो तैयारी की है वो ये तैयारी की है कि ऑनरेबल एलजी साहब की इंस्ट्रक्शन से वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और वर्दी अटल डुल्लू साहब फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की, जिस मीटिंग में हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया और यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इशू की गई कि इस बार हमने जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना है, उसके लिए हमने डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है। और ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस आई उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने डिपार्टमेंट ऑफ आयुष J&K की तरफ से हमने ये डिसाइड किया कि हम एक योगा वीक सेलिब्रेट करेंगे, जिस योगा वीक में जैसे कि हमने अपना वेरियस सोशल एंड डिजिटल मीडिया पे हमने अपने लिंक्स क्रिएट किए, उसको हमने जनरल पब्लिक के लिए एडवर्टाइज किया और बाकी अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया। सो मेरी तरफ से सबको ये अपील है कि ये जो हमारे टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे हमारे सेशंस होंगे, जिस सेशंस में एजुकेटिव सेशन भी होंगे और कॉमन योगा प्रोटोकॉल के ऊपर सेशंस भी होंगे, मेरी तरफ से सब पब्लिक को अपील है कि इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। हमारा जो है फेसबुक पेज भी है, हमारा बाकी चैनल्स पे भी हमारे लिंक्स अवेलेबल हैं, उनको शेयर करिए, उनको लाइक करिए, हमारे वीडियोस को देखिए और साथ में घर में बैठ के 21 को से पहले पूरा 1 वीक इसकी तैयारी करिए, सो दैट कि हम जब 21 इंटरनेशनल डे होगा, जिस दिन ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब खुद योगा में पार्टिसिपेट करेंगे और वो लाइव चैनल्स पे टेलीकास्ट होगा। और ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब ने लेटेस्ट मन के बात में ये क्लियर कट कहा है कि योगा फॉर कम्युनिटी, योगा फॉर इम्यूनिटी एंड योगा फॉर यूनिटी। सो इसलिए हम सब लोगों को इस पे इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। और हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ ISM की तरफ से मेरी ये अपील है कि मैक्सिमम लोग इन सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और टीवी चैनल्स का हमारी ऑलरेडी ऐड जा चुकी है, उसको देखिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एवं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश अनुसार ISM डिपार्टमेंट J&K व्यापक स्तर पर विश्व योग दिवस मना रहा है। इसके अंतर्गत एक सप्ताह तक अनेक एजुकेटिव और इंटरैक्टिव कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। आज का प्रथम कार्यक्रम विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिसका संपूर्ण विश्व में पालन किया जाता है।
सुखासन में बैठें और मंगलाचरण वंदन करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पैरों में 2-3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। इस अभ्यास को समस्थिति कहते हैं। शिथिलीकरण का अभ्यास प्रारंभ करें। ग्रीवा चालन। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोडी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को एक बार दोहराएं। द्वितीय चरण। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। तृतीय चरण। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठोडी और कंधे एक सीध में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। चतुर्थ चरण। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोडी को वक्ष से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को पुनः अभ्यास करें। इस विधि को करते समय ध्यान में रखा जाए कि ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाना चाहिए। कंधों को शिथिल और स्थिर रखें। इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। अधिक उम्र के लोग और जिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। स्कंद संचालन। पैरों को एक साथ मिलाकर शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं।
कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को दोहराएं। पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को एक बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। इस यौगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। इससे रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी दूर होती है और स्कंध संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा मिलता है। कटी चालन। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को पुनः अभ्यास करें। अभ्यास के बाद समस्थिति में शिथिल हो जाएं। ये अभ्यास हृदय रोगियों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गंभीर पीठ के दर्द और डिस्क की व्याधियों से ग्रसित व्यक्तियों को इसे नहीं करना चाहिए। समस्थिति, घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। शरीर के बाहर छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और अपने शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। इस विधि को एक बार पुनः दोहराएं। ये विधि करने से घुटने और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ता मिलती है। अर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इसका अभ्यास ना करें। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें। हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा श्वास भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए अब हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को करने से शरीर में स्थिरता आती है और रक्त का संचय यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में भी सहायता मिलती है। अर्थराइटिस और वेरिकोज वेन के व्यक्ति इसे ना करें। वृक्षासन। वृक्षासन सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र यानी पेरिनियम से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। पैरों को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आएं।
शरीर को शिथिल करें और पुनः अभ्यास बाएं पैर से भी करें। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलन बनाने में सहायक होता है। कृपया आर्थराइटिस से ग्रसित जो लोग हैं वो इसका अभ्यास ना करें। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में रहें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर से ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे इस अवस्था में वापस आ जाएं और समस्थिति में विश्राम करें। मेरुदंड को लचीला बनाता है, पाचन को बढ़ाता है और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। हृदय, डिस्क संबंधी विकार, उदर शोथ, हर्निया, अल्सर, उच्च मायोपिया, चक्कर संबंधी रोग, ग्लूकोमा से पीड़ित लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अर्धचक्रासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर की बगल को पकड़ें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुक जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है और मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में इसका अधिक लाभ मिलता है। अगर आपको चक्कर आते हैं और हाई ब्लड प्रेशर है तो ये सावधानी से करें या इसका अभ्यास ना करें। त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फुट तक फैलाकर आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुक जाएं। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। इस आसन को दूसरी ओर से भी करें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। यह आसन मेरुदंड, पिंडली, जांघ, कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। स्लिप डिस्क, शियाटिका और उदर में किसी प्रकार की भी सर्जरी वाले लोग इसे ना करें। शरीर की क्षमता से अधिक इसको ना किया जाए। भद्रासन। विश्राम आसन की स्थिति में बैठें। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नजदीक हो सके ले जाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म एवं गर्भावस्था में लाभदायक है। अर्थराइटिस और शियाटिका से ग्रसित व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। अर्धउष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं, फिर घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें।
श्वास को अंदर खींचें और धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, सिर और हृदय में क्षेत्र रक्त संचार बढ़ता है। हर्निया, उदर संबंधी गंभीर व्याधि, आर्थराइटिस जैसे लोग इसे ना करें। उष्ट्रासन, वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास छोड़ें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन से लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। ये उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। हृदय रोगी और हर्निया रोगी इसे ना करें। शशकासन, दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठोडी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। दंडासन में आएं, फिर विश्राम करें। शशकासन के अभ्यास से तनाव और चिंता कम होती है। जनन अंगों में कसावट आती है। अधिक पीठ के दर्द में इस अभ्यास को ना करें। मकरासन, सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें और दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें। तत्पश्चात सिर को दाएं एवं बाएं दिशा में अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यही है मकरासन। तनाव और चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। गर्भावस्था और कंधों की जकड़न में इस आसन का अभ्यास ना करें। भुजंगासन, हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठा लें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। इस आसन को करने से पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं में लाभ मिलता है। जिन लोगों को उदर संबंधित सर्जरी हुई हो उन्हें और हर्निया अल्सर से पीड़ित लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। शलभासन, ठोडी को पृथ्वी पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। सियाटिका एवं पीठ के निचले हिस्से के पीड़ा निवारण में ये आसन लाभदायक है। जांघ और नितंबों पर एकत्रित अतिरिक्त वसा को कम करने में भी सहायक है। पीठ के निचले हिस्से में अधिक दर्द होने पर सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। सेतु बंद आसन, पीठ के बल लेट जाएं और शवासन की मुद्रा में आ जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास ले आएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे
मूल अवस्था में वापस आएं। इस आसन से डिप्रेशन और चिंता से मुक्ति मिलती है और कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। अल्सर और हर्निया से ग्रस्त व्यक्ति इसे ना करें। उत्तान पाद आसन, जमीन पर आराम से लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और 10 से 30 सेकंड इस अवस्था को बनाए रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। ये आसन नाभि केंद्र को संतुलित करता है, उदर पीड़ा, वाई, अपच और अतिसार को दूर करने में सहायक होता है। कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति इसे ना करें। अर्ध हलासन, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। सिर को उठाए बिना श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर ले आएं। शव आसन में विश्राम करें। यह आसन तनावग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। हर्निया और पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इसे ना करें। पवन मुक्त आसन, दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं और श्वास भरते हुए अंगुलियों को गूंथकर पैर पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से ना लग जाए और कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैर को जमीन पर ले आएं। यह आसन कब्जी दूर करता है। श्रोणी कटिक क्षेत्र में मांसपेशियों, लिगामेंट्स और स्नायु की अति जटिल समस्याओं का निदान करता है और उनमें कसावट लाता है। पेट के रोग, हर्निया, श्याटिका, पीठ दर्द, गर्भावस्था में इसे ना करें। शव आसन, हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं। आंखें बंद करें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है, शरीर और मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है और मन को एकाग्र करता है। अब हम प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए सर्वप्रथम आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूरी करें। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार और दोहराएं। इस अभ्यास से कपाल को शुद्धि मिलती है और कफ विकारों को समाप्ति मिलती है। ये जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा, श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। ये पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को दीप्तिमान और जीवंत बनाए रखता है। हृदय संबंधी व्याधियों में, चक्कर आने में, उच्च रक्तचाप में, नाक से खून बहना, मिर्गी, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, गर्भावस्था और मासिक धर्म में इस अभ्यास को ना करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें और दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में करें। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। बायां नासिका रंध्र खोलें और बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। श्वास उच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका को खोलें और इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। ये पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है और इसे 4 बार दोहराएं। इस
प्राणायाम से मन में निश्चलता आती है, शांति प्रदान होती है और एकाग्रता बढ़ती है, जीवन शक्ति बढ़ती है, तनाव और चिंता और कफ के विकार कम होते हैं। शीतली प्राणायाम। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुंह बंद कर लें। दोनों को नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस अभ्यास को 4 बार दोहराएं। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेषकर लाभदायक है। ठंड, कफ और टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी अंगुली को आंखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा अंगुलियों को नासिका रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठों के ऊपरी हिस्से पर, कनिष्ठा नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे 4 बार दोहराएं। इस प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है, चिंता, क्रोध, अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र के लाभकारी होता है। ये एकाग्रता और ध्यान के लिए एक उपयोगी प्रारंभिक प्राणायाम है। नाक एवं कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इसे ना करें। ध्यान। मेरुदंड को किसी प्रकार का कष्ट दिए बिना सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें। अंगूठे और तर्जनी अंगुली को सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य 3 अंगुलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। हाथ एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर दें। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं और एकाग्रचित्त मुद्रा में बैठें। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र एवं निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। इस अभ्यास से नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर होती है और सकारात्मक भावनाएं विकसित होती हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।